अस्सलाम वालेकुम। मैं मुर्तज़ा ज़ैदी एडवोकेट यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मोहतरम व्यूअर्स, आज मैं ज़ाब्ता दीवानी की एक अहम दफ़ा रूल या आप इसे ज़ाब्ता कह लें, ज़ाब्ते की के बारे में गुजारिश करूँगा और उसको डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। यानी वो उन्वान है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। जब दावा दायर होता है, उसके बाद जब मुद्दा अलैह डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट दायर कर देता है, तो उसके बाद फ़ैसला करने के लिए इशूज़ बनाए जाते हैं। यानी तनकीहात जो हैं वो बनाई जाती हैं और वो कोर्ट का ये फ़र्ज़ है कि वो दोनों दस्तावेज़ यानी दावा और जवाब दावा उसके मदरजात को मद्देनज़र रखते हुए उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको और उनके जो उन्होंने अपने दावे और जवाब दावे में सवालात उठाए हैं या अपने राइट के बारे में क्लेम किया है या किसी प्रॉपर्टी का झगड़ा है, उसके राइट के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दायर किया है। तो मेरे दोस्तों, मेन जो इसमें जब ये समझे कि मुकदमे का आगाज़ फ्रेमिंग ऑफ इशू से होता है कि जब तनकीहात बन जाती हैं तो उसमें क्लियरली कोर्ट ये भी डिसाइड कर देती है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ पार्टी ने सबूत उस पर देना है, या जिसे हम कहते हैं कि सबूत का बार जो है, यानी सबूत देना, उस पर शहादत देनी रिस्पोंडेंट का काम है, यानी डिफेंडेंट का काम है या प्लेंटिफ का काम है। प्लेंटिफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर हो तो उसमें जो रिटन स्टेटमेंट है वो डिफेंडेंट दायर करता है और अदालत में उसमें जो अदालत है, अदालत का ये फ़र्ज़ है कि वो इशू फ्रेम करे इन दोनों चीज़ों को देखते हुए। दावा दायर करने वाले यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, मुद्दाला जिसे हम कहते हैं, उनके जो हैं उस पर वो तनकीहात फ्रेम करे। दोनों पार्टियों के दावे और जवाब दावे को लीगल, फैक्चुअल और प्रोसीजरल जो नकात हैं उस पर कोर्ट गौर करके इशू फ्रेम करती है। इस मामले में मैं चंद गुज़ारिशात करूँगा जिससे कि ये आइडिया हो जाएगा आपको कि ये तनकीहात जो है वो मुकदमे में कैसे बनाई जाती हैं और कौन बनाता है।
इसमें ये वाज़ेह कर दूं कि ये कोर्ट का फ़र्ज़ है। कोर्ट अपना जो है अख्तियार इस्तेमाल करके इश्यूज़ जो हैं वो फ्रेम करती है। तो सिविल कोर्ट में जो है वो ये देखना होता है कि जब कोई तनकीहात की स्टेज आती है तो कोर्ट जो है उसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो इशू बनाए जाते हैं। दावे में जो इल्ज़ामात मुद्दा अलैह पर लगाता है उनका कानूनी जायज़ा लेना कोर्ट का फ़र्ज़ है। अगर कोई दस्तावेज़ भी दाखिल की जाए, डिस्प्यूटेड समझी जाए जिसको, तो उसके बारे में भी जो है कोर्ट अलहदा से उसको एग्ज़ामिन करके अगर वो ये समझे कि उस पर किसी गवाह को बुलाना पड़ता है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ये भी कोर्ट का अख्तियार है कि वो इशू बनाने से पहले उस गवाह को भी तलब कर सकता है और जो दस्तावेज़ है उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन जिसने भी वो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट दाखिल किया है उसको भी जो है ये मौका देता है कि इसको क्लैरिफिकेशन कर लो। अगर कोर्ट मुनासिब समझे, ये भी एक कोर्ट का अख्तियार है, इसको भी हमें याद रखना चाहिए कि जब तनकीहात वज़ा होती हैं तो कोर्ट को ये भी अख्तियार है कि वो फ़ैसला करने से पहले भी किसी गवाह को तलब कर सकते हैं या किसी गवाह का फहरिस्त में इजाफ़ा कर सकते हैं, जिसे कि हम आम लफ्ज़ों में कोर्ट विटनेस कहेंगे। कोर्ट को ये अख्तियार भी है कि वो आखिरी फ़ैसला यानी कि डिक्री और डिक्री शीट जो है वो जारी करने से पहले मुकदमे की कार्रवाई के दौरान किसी भी इशू यानी तनकीह को अमेंड भी कर सकता है, अदालत कर सकती है, और उसको डिलीट भी अदालत कर सकती है अगर वो उसको ये समझती है कि इसकी ज़रूरत कानूनी तौर पर नहीं है और जो कंट्रोवर्सी है वो इसके बगैर भी हल हो सकती है। तो वो ये भी एक होता है कि कोर्ट समझती है और ये करीने इंसाफ के मैक्सिम को सामने रखते हुए ये अख्तियारात अपने इस्तेमाल कर सकती है। यानी तनकीहात का तयन करते हुए कोर्ट का फ़र्ज़ है कि तनकीहात के सबूत के बारे सबूत यानी क्या कौन सा इशू किस ने कौन सी पार्टी ने पेश करना है और किस जो मुद्दई है उसने
उसके दावे के मुताबिक जो इशू बना है वो उसने अपना केस जो है वो सबूत के साथ उसको सबूत के लिए पेश करना है, और रिस्पोंडेंट जो है वो जवाबन उसमें जिसमें अगर उसने कोई इतराज़ात किए हैं या रिटन स्टेटमेंट में जो कुछ है उसको साबित करने के लिए अपनी गवाही पेश करता है। अमूमन कोर्ट जो है वो हर तनकीद, हर इशू पर अलग-अलग अपनी फाइंडिंग यानी अपना फ़ैसला जो है वो करती है, जबकि 5-6 या ज़्यादा जितने भी इशू होते हैं तो उनको सेपरेटली डील करती है अमूमन। लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि कुछ उसमें से 2 या 3 इश्यूज़ इंटरलिंक है और एक इशू जो है वो दूसरे को कवर करता है, तो फिर वो एक ही इशू का फ़ैसला करते हुए उसमें उसका हवाला देकर आखिरी हुक्म यानी मुकदमे का फ़ैसला कर सकती है। व्यूअर्स, इस कानूनी मामले में आप मज़ीद कुछ मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, ये आप इनका मुताला कर लें। ये CPC में आप देखेंगे रूल 7 है। रूल 7 में प्रोवाइज़ो है उसकी नहीं, ये रूल्स हैं, रूल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आज के व्लॉग में इतना ही काफ़ी है। बाकी कानून और कानून की जो तशरीहात हैं उसके बारे में अगले व्लॉग में ज़िक्र करूँगा। अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।